अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पहले हिस्से में बात करेंगे फ्रांस के मतलब। फ्रांस में 53 लाख मुसलमान आबाद हैं वहाँ, और जो दुनिया में इस्लामी ममालिक हैं वो तकरीबन 54 है। अब जो 54 में से आप लगा ले जो इस्लामी ममालिक है वो सिर्फ सवाए पाकिस्तान के किसी को भी फ्रांस के सफ़ीर के साथ कोई मसला नहीं, सफारत खाने के साथ कोई मसला नहीं। और जो लोग 53 लाख फ्रांस में रहते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो फ्रांस छोड़ जाएं, वो भी मुसलमान हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं। और किसी ने भी ये काम नहीं किया कि मैं जी फ्रांस की नेशनलिटी छोड़ देता हूँ और मैं पाकिस्तान वापस चला जाता हूँ या जिस इस्लामी मुल्क से मैं आया हुआ। और आज पाकिस्तान में जो आप हालात देखते हैं वो बताया ये जा रहा है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक इसका मतलब जो 53 ममालिक और है दुनिया में उनको इस्लाम की तालीमात का इल्म नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को इल्म है। अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जो इस्लामी काम पाकिस्तान में हो रहे हैं वो भी आपको मेरा ख्याल है कि कहीं नहीं मिलेंगे। और सड़कों पे आके जो रोज़ाना न्यूज़ आती है या हम बताते हैं वो यही है कि लोगों को परेशान किया जाता है। एक रिपोर्ट है उसमें अहमदियों का भी जिक्र है और इमरान खान का भी जिक्र है कि इमरान खान को सब पता है कि अहमदियों के साथ जुल्म होता है, वहाँ पे क्या क्या होता है। वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर आज फिर इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या रिपोर्ट है वो। नाज़रीन, आज से ठीक 4 बरस कबल जब 2017 में वोटों की खातिर कालदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खत्म नबूवत के नारे को लेकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकली थी, तो तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ इसकी भरपूर हिमायत की थी बल्कि इसके तमाम तर बयानिए को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए पूरा इलेक्शन इन्हीं नुकात पर लड़ा था जिनका प्रचार तहरीक लब्बैक कर रही थी। आज वो बयानात और इकदाम जो टीएलपी की हिमायत में दिए या किए गए वो पीटीआई के अब नहीं गले पड़ चुके हैं। माजी में इस पुरतशद्दुद ग्रोह का इस्लाम के नाम पर दम भरने वालों ने इससे आनी हाथों से निपटने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी आज कहते हैं किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं कि पाकिस्तानी रियासत को चैलेंज कर सके। वो ये भूल रहे हैं कि उस वक्त भी रियासत पाकिस्तान के ही अहम तरीन जुज़्व यानी इसके कानून साज सतून पार्लियामान के एक फैसले के खिलाफ ये लोग सड़कों पर आए थे, लेकिन तब फवाद चौधरी के साथी कहां खड़े थे। अब आप जानते हैं कि पीटीआई ने 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तोड़ने के लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसास मामला बार बार उठाया। इन दिनों तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तवातुर के साथ नून लीग पर जो इल्जामात आयद किए गए इनमें यह मामला अव्वलीन था। इसके बरक्स इमरान खान को सादिक और अमीन करार देते हुए मदीना जैसी फलाही रियासत बनाने, बदउनवान और करप्ट अफराद का कड़ा एहतसाब और सानहा मॉडल टाउन के शहीदों को इंसाफ की फराहमी का चूरन बार बार बेचा गया और मुखालिफिन को खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार करार दिया गया। कराची पीटीआई की टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले आमिर लियाकत हुसैन और मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इंतखाबी मुहिम की बुनियाद ही खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। उस वक्त के इंतखाबी नारों और बैनर्स को देखा जाए तो इन पर दोनों हजरात को मुजाहिद खत्म नबूवत और सफीर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबात से नवाजा गया था। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की इलेक्शन कैंपेन में भी हमें यही सूरत हाल देखने को मिली। लाहौर के हल्का एनए 120 से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद के इंतखाबी बैनर्स पर तहरीर था कि ए मुसलमानों जागो और पीटीआई को वोट देकर इंसाफ करो। आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमताज कादरी को फांसी देने वाले को वोट देकर अल्लाह को क्या जवाब दोगे। इंतखाबात से 1 साल कबल 2017 में जब इंतखाबी हलफनामे में तरमीम का मामला उठा तो उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। तमाम सियासी पार्टियों ने महसूस किया कि इस मामले को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। उस वक्त वजीर कानून जाहिद हामिद को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े थे। इस मामले पर नारोवाल में मजहबी जमात के कारकुनों ने जब एहसन इकबाल के दफ्तर का घेराव किया तो पीटीआई रहनुमा अबरारुल हक ने इसकी भरपूर हिमायत करते हुए कहा था कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक को हलफनामे में से हज़फ करने का मामले पर एहसन इकबाल के ऑफिस के सामने धरना देने वाले अफराद पर तशद्दुद की पुरजोर मुजम्मत करता हूं। उन्होंने मुतालबा किया था कि लीगी हुकूमत इन लोगों की बात सुने क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ही जायज है। उन्होंने यहां तक कहा कि मौजूदा हुकूमत अपनी आखिरत खराब करने पर तुली है। वोटिंग होती है, फिर वोटों से वो पास होता है।
تو عوام کے خوف سے آپ نے واپس تو لے لیا، لیکن ابھی آپ کو تکلیف بہت ہے، ابھی آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا. میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ناروال کے لوگوں کو کہتا ہوں آپ دلیر ہو ابرار جائیں، الحق. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہے. ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے، یہ پتہ نہیں اب اپنی آخرت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہ کریں. اسلام آباد آپ نے بند کروا لیا اور ناروال میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. فوری طور پر ان کی انہی دنوں شیخ رشید کی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں ایسی تحریک چلے گی کہ حکمرانوں کو ان کی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی. میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی، عقل کے ناخن لے لیں، ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی. یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے. ہم مر مٹیں گے. میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں. یہاں پر ہی بس نہیں ہوئی. 2018 ہی میں سیالکوٹ میں احمدیوں کی ایک عبادت گاہ گرائی گئی تو اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس عمارت پر حملہ کرنے میں کلیدی کردار جس شخص نے ادا کیا وہ آج بھی سیالکوٹ کی سیٹ سے جموں کا الیکشن تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑ کر اس وقت اسمبلی میں بیٹھا ہے. خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے متعدد مواقع پر اس معاملے کو اٹھایا اور اس سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بھی کوشش کی. انہوں نے متعدد مرتبہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کیا اور اس مسئلے کو بار بار اجاگر کیا. ان کے اس بیانیے سے تحریک لبیک ہی کو فائدہ ملا. شیخ رشید صاحب آج اس ماضی سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں. وہ سر عام تحریک لبیک پاکستان سے اپنی قربتوں کا انکار کرتے پائے جاتے ہیں. یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ تو کبھی ان دھرنوں میں شامل ہی نہیں ہوئے، لیکن لوگ کہاں چھوڑتے ہیں. کیمرے کی آنکھ پر سب کچھ محفوظ اور سوشل میڈیا کے بعد یادداشتیں بھی لوگوں کی بہتر ہو گئی ہیں. ذرا یہ ویڈیو دیکھیے. شیخ صاحب آپ نے جو کہا کہ رقم تنظیم 6 دفعہ آئی ہے، اس میں ایک بار آپ بھی کود کر کے کہہ رہے تھے کہ آگ لگاؤ، جلاؤ، گراؤ، تو آپ کو اپنے سیاسی کنڈکٹ پر شرمندگی محسوس ہوئی؟ آپ ہمیشہ محبت بھرے سوال کرتے ہیں اور اپنے چینل کے لیے ٹھیک ہے، میں ریکارڈ پہ جواب دے رہا ہوں. آپ کو سوال کرنے میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ شامل نہیں رہا. یہ میں آپ سوال کر سکتے ہیں نا، مجھے جواب دینے کا حق ہے. میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ نہ شامل ہوا، ان کے جلسے میں گیا کبھی، نہ جلوس میں گیا. جھوٹ پر لعنت. سو آپ کا سوال کرنے کا حق ہے اور آپ ایک اتنے بڑے چینل سے تعلق رکھتے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو جواب دوں. آپ ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں. یہ شیخ رشید صاحب اس سے جلسے میں شامل اس وقت ہیں. ہم ویڈیو دکھا نہیں سکتے، کاپی رائٹس کا ایشو ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے کارکنان کو بڑی مشکل سے روک رکھا ہے، مگرنہ وہ تو بےتاب ہے اس دھرنے میں شرکت کے لیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تو اتنے بےتاب ہوئے کہ اپنی جماعت کی پالیسی کو نظر انداز کرتے ہوئے تحریک لبیک کے دھرنے میں جا ہی بیٹھے. خود عمران خان کے مداح جو صحافت بھی کرتے ہیں اس وقت تحریک لبیک کی شان میں کیا کیا قصیدے کہا کرتے تھے اور پھر ان کے بھی تیور بدلتے دنیا نے دیکھے. یہ جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں تجارت میں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عاشق رسول ہیں. یہ عشق کی آگ میں جلتے ہوئے آئے ہیں. عشق کی آگ. یہ عاشق ہیں. ان کو فائدہ اور نقصان سمجھ نہیں آتا. یہ دماغ سے نہیں سوچتے، یہ دل سے سوچتے ہیں. اور یہ عاشق رسول ہیں. آپ ان کو زبردستی گرفتار کر لیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو گھروں میں بند کر لیں گے، ان کو واپس ان کے گھروں پہ آپ بھجوا دیں گے، آپ کچھ بھی کر دیں گے، ان کے دل سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ نہیں نکال سکیں گے. چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا چلتے ہیں یا نہیں چلتے، لیکن محبت پوری کرتے ہیں. بالکل ہی نہیں چلتے. لیکن عاشق رسول میں پھر آپ کو کہوں گا کہ وہ ایسے نہیں سوچتے. ان کا سوچنے کا اینگل عشق کا ہے. وہ تو عشق کی آگ میں پہلے ہی چل رہا ہے، آپ اس کو اور کتنا چلائیں گے، اور وہ اور طرح سوچتا ہے. تو آپ اس کو قصوروار قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ریاست کے اوپر ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے. ریاستی اداروں کو اور عام لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا. یعنی یہ عشق نبی میں کیسے اندھے ہو گئے ایک ہی کہ انہوں نے غریب کا رکشہ ہی بنا دیا.
गरीब की रेडी जो है उसको लूट लिया। ऐसा तो नहीं होता। ये आशिकाने रसूल हमला करें तो ये जाते हैं सीधा। और मैं आशिकाने रसूल जो कह रहा हूं वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये वाकई आशिक रसूल है। आशिक रसूल क्या ऐसे हो। और कैसे भूला जा सकता है हमारे रियासती इदारों का किरदार कि जिन्होंने हुकूमत वक्त को एक जुत्थे के साथ बराबर कर दिया जब ये कहा कि दोनों इतराफ से तशद्दुद से गुरेज किया जाए। जी हाँ, उस वक्त के डीजी ISPR की ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। और रेंजर सेल में पैसे तकसीम करवाए जा रहे थे। सर ये हम कर ले हम आपके साथ नहीं नाज़रीन, मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस पे बातचीत भी करूँ और देखते हैं कि पाकिस्तान से रब्ता करते हैं क्या हालात है आज का। हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान से, पूछते हैं क्या हालात है जनाब आप वहाँ पे। जी, जुलूस की और लॉन्ग मार्च की सिचुएशन तो ये है कि गुजरात से आगे पंजाब बाईपास का इलाका है, वहाँ पर वो मौजूद है। उसके आगे पुलिस ने सख्त हर्डल इस्तेमाल की हुई है और मौका दिया हुआ है। मुजाहरीन जो है कदम तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के वो कहते हैं कि हमने हर सूरत में जो है वो पहुंचना है इस्लामाबाद। लेकिन जो दूसरे अफराद हैं पुलिस के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उन्होंने ये बात की है कि हमने किसी भी कीमत पे इनको आगे नहीं आने देना। तो ये जो इनकी मुकाबलाबाजी है वो तो कोशिश तो यही है कि हम किसी न किसी तरीके से आगे पहुंच जाए। लेकिन पुलिस ने आगे बहुत ज्यादा हर्डल्स खड़ी की हुई है, सड़कें बिल्कुल ब्लॉक है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से वो आगे जाते हैं। जिन लोगों ने पुलिस वालों को शहीद किया उनकी कोई गिरफ्तारी की खबर सर? जी, पुलिस ने तकरीबन कोई 22 से 23 अफराद जो है मुख्तलिफ जो मुजाहिरीन है उनको जब यहाँ से निकले तो उनको गिरफ्तार किया है। तो उनमें से जो है तकरीबन को 8 से 10 अफराद ऐसे हैं जिनको उन्होंने कहा है कि जी हमें ये इतलात मिली है कि ये सारी जो फंडिंग है ये बैरून मुल्क से की जा रही है और ये अपने नेटवर्क सारा बैरून मुल्क से चला रहे हैं। तो उनके मतलब अभी कोई नहीं ये कंफर्म किया है कि उनको किस जगह पे रखा गया है, किसकी कस्टडी में है। लेकिन गिरफ्तारी तो जरूर हुई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई इतलात नहीं आ रही कि वो किस जगह पे है और क्या उनके साथ तफ्तीश हो रही है। अच्छा, बेशुमार ऐसी भी इस वक्त सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं कि बसों को आग लगा दी गई, गाड़ियों को आग लगा दी गई, ये सिलसिला अभी भी जारी है? नहीं, ये तो वो पहले जब यहाँ से निकले थे, जब यहाँ से पुरशद्दत वाकयात के बाद ये लाहौर से बाहर आके निकले हैं, जो कामोकी में जो सातोकी में जो वाकयात हुआ ये उसके सारा चाक है कि उस वक्त की सारी तफसीलात हैं जब बस की। उसके बाद तो दोबारा मौका नहीं मिला। तो जब यहाँ से ये निकले उस वक्त उन्होंने पुलिस की 2-3 गाड़ियों को आग लगाई थी जो रास्ते में खड़ी थी जब ये मुकाबला कर रहे थे, पेट्रोल पंप फेंका था। तो उस वक्त की है कल कोई भी जो ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ जिसके अंदर हम ये कह सके कि उन्होंने किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ पुलिस के साथ मुजाहिरीन की आपस में वो लड़ाई झगड़ा की सूरत हाल पैदा होती रही है। कहीं जगह पर पुलिस पथराव करती रही है, किसी जगह पर मुजाहिरीन पथराव करते रहे हैं, किसी जगह पर आंसू गैस के भी शेल फायर हुए। तो ये बातचीत होती रही है, लेकिन आग लगाने का वाकया कोई भी रिपोर्टेडली नहीं रिपोर्ट हुआ। अच्छा, तो ये सर बताएं कि ये इतने बड़े जुलूस के खाने पीने का इंतजाम कहाँ से हो रहा है? ये मुख्तलिफ लोग हैं जो फंडिंग के जरिए इनको मतलब खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी जब ये मुरीदके में ठहरे थे तो 300 देके एक शख्स ने उनको पकाकर बिरयानी की भिजवाई थी। रात के वक्त 150 देके कौरमे की आई थी। इसी तरह सुबह नाश्ता जब सातोकी में पहुंचे तो उस वक्त भी जो कुर्ब जवार के लोग थे उन्होंने उनको नाश्ता प्रोवाइड किया था। वहाँ पे चाय की 2 से 3 देके 4 देके चाय की आई थी, 7 डबल रोटी और कुछ उबले अंडे वहाँ प्रोवाइड किए थे। तो ये फंडिंग जो है जो मुख्तलिफ किस्म के ताजर बड़े बड़े जो है जो सामने तो नहीं आते लेकिन तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, वो इस तरह के सारे मामला जो है वो कर रहे हैं। वो सब कुछ जो है ना उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये इनको सपोर्ट पूरी से पूरी मिलती रहे। ये कितने के लोग होंगे आपके ख्याल में? जी, ये वहाँ पर जो लास्ट हमारी तादाद जो वेरीफाई की थी वो 20 से 30 हजार अफराद थे जब ये काफिला यहाँ से गया था। अच्छा, तो ये बताइए कि वहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, वॉशरूम जाना, कई मसाइल हैं, तो ये किस तरह वहाँ जिंदगी गुजार रहे रात दिन? देखिए, ये सड़क के ऊपर जो बैठे हुए हैं, सड़क के साथ खुली जगह है, वहीं पर सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए स्पेशल कोई बाथरूम तो नहीं वहाँ पे बनाए गए या रखे गए। इनके पास खुश्क मेवा जात है, चने हैं, इसके अलावा इनके पास बादाम और ये काजू ये चीजें इन्होंने साथ रखी हुई है। खाने के लिए पानी वहाँ से करीब जो नलका वगैरह लगा वहाँ से भर लेते हैं। वॉशरूम के लिए इनको वहाँ करीब जो
खेत वगैरह बने हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए स्पेशली। तो कोई भी ऐसी नहीं है जिसे हम कह सके कि इनके साथ ये किया जा रहा था। रात का टाइम होता है, सड़क के ऊपर ये सो जाते हैं, जैसे ये मीनार पाकिस्तान था पूरी रोड के ऊपर ये आराम से सोए हुए थे नीचे चादरें बिछा के, सुबह उठते हैं वहीं से वो निकल जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि इन लोगों को, इनमें सुना ये भी इतला मिली है कि पीटीआई के लोग भी शामिल हैं। इसमें काफी किस्म के लोग हैं जो कि जिसे कहते हैं आप गैरत रसूल में मौत भी कबूल है, वो सारे जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। तो वो यही लोग हैं, इसमें कुछ पीटीआई के भी हैं, कुछ दूसरे अफराद भी हैं, अच्छा मिले जुले हैं। ये नहीं कह सकते कि आप एक ही चीज है। लेकिन गवर्नमेंट तो इनके मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये क्या करेंगी? अब आपका क्या ख्याल है, जाती ख्याल क्या है, थोड़ा तबसरा करें इसमें। देखें जी, कल फवाद चौधरी साहब ने स्पेशली कह दिया है कि हमने इनको बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है, हमने इनको मौका दिया है कि ये बातचीत कर लें। अगर ये बातचीत की तरफ नहीं आते, वो कहते हैं कि पहला रास्ता है कि आप सड़कें खोल दें, उसके बाद आपसे बातचीत होगी। अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर जो है हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि हम आपके साथ आईनी हाथ से निपटे। उन्होंने रेंजर्स को भी गोली के ऑर्डर दे दिए हैं, रेंजर्स जो है वो पुलिस को भी रेंजर्स के मतहत कर दिया। तो ये तमाम मामला संगीन सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम इस लंबी सूरत हाल को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि रोज की निस्बत डेली जो है वो सड़क बंद है, कारोबार बंद हो चुके हैं, चीजें आने जाने में बहुत मुश्किलात है, रसद की मुश्किलात है, रोड ब्लॉक है। तो गवर्नमेंट जो है वो इनको लंबा मौका नहीं देगी, वो स्टिंग ऑपरेशन करके इनको किसी न किसी तरीके से डिस्पर्स जरूर करेंगे। अच्छा सर ये बताइए कि आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम किया जिस तरह ये अफवाह भी चल रही है कि हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई और ये इस तरह तशद्दुद किया गया? नहीं, ऐसी कोई इतलात हमें नहीं मिली कि हेलीकॉप्टर के जरिए से गोली बरसाई गई हो, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर से गोली बरसाई गई होती तो नीचे कुछ 8-10 अफराद तो ना जख्मी होते। जब ऊपर हेलीकॉप्टर से गोली चल रही हो, नीचे तो हजारों की तादाद में लोग हैं, तो मरने भी ज्यादा चाहिए थे। लेकिन ये उनकी एक वो हेलीकॉप्टर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको देख सके कि नीचे कितने अफराद हैं, कैमरों के जरिए, ड्रोन कैमरों के जरिए। तो ये गलत फहमी है कि उन्होंने कहा है कि हमने इसको इस तरह इस्तेमाल किया है हेलीकॉप्टर के जरिए। ये जरूर कहा है कि जब हम आगे चले गए तो पीछे से हम पर फायरिंग की गई है, पुलिस ने हम पर पीछे से फायरिंग की है, ताकि हमारे काफी अफराद 100 से 150 अफराद जिनको गोलियां लगी हैं टांग में, बाजू में, वो शदीद जख्मी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने 9 न्यूज़ टीवी को टाइम दिया, फिर भी आपसे राब्ते में रहेंगे। थैंक यू जी। नाज़रीन, ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से वहाँ की ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे थे। अच्छा मैंने कहा चंद बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं और जो बाहर रहते हैं, ऐसे लोगों की मदद ना करें जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आप अगर ऐसे काम कर रहे हैं, इन कामों में आप डायरेक्ट तो नहीं सामने नज़र आ रहे, लेकिन उनकी मदद कर रहे हैं और गवर्नमेंट के लिए भी आप परेशानी पैदा कर रहे हैं। अगर आप पैसे भिजवा रहे हैं या कोई ऐसे कामों में मुलव्वस है तो फौरी तौर पर उनको रोका जाए। और अगर कल को आपके नाम सामने आएंगे आप पर भी मुकदमात चलेंगे और चलाने भी चाहिए, क्योंकि बगैर पैसों के कोई काम नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जिस तरह अभी हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि लोग सामने नहीं आते मगर उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये चीज़ें फौरी तौर पर रोकनी चाहिए। जो कुछ भी हो गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, और जो मौजूदा गवर्नमेंट आपने खुद अपना मुंतखब की इलेक्शन में उसका जो भी उसके कवानीन है, जो भी वो कहते हैं, उनकी बात माननी चाहिए आपको। इसके अलावा नाज़रीन अभी चलेंगे दोबारा फिर पाकिस्तान। एक हमारे दोस्त हैं वो लाहौर एयरपोर्ट से बताएंगे वहाँ की सूरत हाल कि वो जनाब वहाँ से सरगोदा जाना चाहते हैं और सफ़र की क्या हालात है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं कि वहाँ पे किस एरिया में अमन है और किस में नहीं है। तो जी एक दोस्त है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप कहाँ सफ़र कर रहे हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है जनाब आपका? ठीक है आप मियां साहब? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा किधर का सफ़र जारी है जनाब पाकिस्तान में आप? पाकिस्तान जनाब कल मैं लाहौर एयरपोर्ट से आया हूँ फैसलाबाद। अच्छा, जो हाईवे बना उधर से आए थे हम, रास्ते पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सब हालात उधर से। ठीक, एयरपोर्ट पे भी ठीक थे? रोड भी अच्छी बनी हुई है।
हाँ जी, लाहौर एयरपोर्ट पे भी अमन था, सब खैरोफियत। जाती दफा मोटरवे पे गए हम, ठीक है। आती दफा हम आए हैं हाईवे पे। हाईवे भी ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी फैसलाबाद से सरगोदा की तरफ जा रहे हैं, अच्छा तो तो अभी भी रास्ते में ठीक है, सब खैरोफियत है जी। अच्छा, तो आप चिन्योट के पास से गुजर रहे, वहां भी ठीक है हालात? जी यहाँ सब ठीक है, कहीं जलसा जुलूस नहीं देखा, कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ। अच्छा चले, खैरियत से जाए, फिर आपसे बात होती रहेगी। शुक्रिया। और